नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश राजनीति की जाति परिक्रमा में। उत्तर प्रदेश में चुनावी सुगबुगाहट अब शोर में तब्दील हो चुकी है और उस शोर में सुनाई देता है जातियों को लुभाने का अलग अलग तरीका, जिसके लिए हर दल जोर आजमाइश कर रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जातिगत राजनीति करने वाले दल जातियों की सीमा को भी तोड़ रहे हैं और जातियों का राग ही अलाप रहे हैं। आज इस खास कार्यक्रम राजनीति की जाति परिक्रमा में आपको दिखाने जा रहे हैं कि हर दल की क्या है चुनावी बिसात, क्या है यूपी के सियासी हालात। बस आप देखते रहिए राजनीति की जाति परिक्रमा। इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको मालूम है कि सरकार तो बनाई है। आज आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी की राजनीति ने कैसे ली करवा, कैसे बदल रही पल पल सियासत। विकास वाली राजनीति कैसे हुई जातिगत। ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है। दलित राग अलापने वाले कैसे हुए ब्राह्मणवादी। ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा और जिधर इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको मालूम है कि सरकार तो बना ही देगा। ब्राह्मणों को क्यों चाहने लगी यादव मुस्लिम वाली पार्टी। देखिए चुनावी दंगल में हर दल की सियासी गुलाटी। क्या जाति देगी दलों को सत्ता के लिए खाद। कैसे हर पार्टी की चाहत बने निशान। दिखाएंगे चुनावी समर में किस ओर बही सियासी नाव। समरसता के नाम पर हर दल का जाति वाला दांव। देखिए, यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। हर दल सियासी कसरत में जुटा है और इसके साथ ही चल रही है राजनीति की वोट परिक्रमा, जो जातियों के इर्द गिर्द घूम रही है। इन दिनों इसके केंद्र में आ गए हैं ब्राह्मण, जिनकी तादाद यूपी में तकरीबन 11 से 12% है। इस जातिगत वोट बैंक में सियासी दलों को सत्ता की देहरी तक पहुंचाने की बड़ी ताकत है। यही वजह है कि बसपा ने एक बार फिर से छेड़ दिया है ब्राह्मण राग और अयोध्या से बड़ी हुंकार भरी है। ये तस्वीर 2007 की है, जब बसपा ने सपा के हाथ से सत्ता की चाबी छीन ली थी और बसपा ने अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और उसका आधार बना था दलित ब्राह्मण वोट बैंक, जिसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया था। 2012 से लगातार यूपी की सत्ता से दूर रहने वाली
बसपा एक बार फिर से अपने पुराने और कामयाब फॉर्मूले को अपनाने का ऐलान कर चुकी है और एक बार फिर से दलित ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे यूपी में सत्तासीन होने का ख्वाब देख रही। इसके लिए बसपा ने जो ब्राह्मण दांव खेला, अयोध्या से बसपा के इस अभियान की शुरुआत हुई। सतीश चंद्र मिश्रा पर पार्टी से ब्राह्मणों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई। पहले चरण में 6 जिलों में चलेगा ब्राह्मण जोड़ो अभियान। 23 जुलाई से 29 जुलाई तक चलेगा पहला चरण। इस अभियान की शुरुआत बसपा ने 23 जुलाई को अयोध्या से कर दी, जहां बसपा ने प्रबुद्ध संगोष्ठी के नाम से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया। इसकी कमान पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है ताकि 2007 वाला समीकरण साध कर बीएसपी एक बार फिर यूपी की सत्ता में काबिज हो सके। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों को जोड़ने की शुरुआत बाकायदा अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन के साथ की। यही नहीं, अयोध्या पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा ने सरयू में आचमन भी किया। हम लोग अपनी पूजा पाठ करके घर से बाहर निकलते हैं, चाहे जितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो, रोजाना। तो अगर हम अपने आराध्य भगवान के पास आते हैं तो इसमें इनको क्या परेशानी हो रही है, क्या क्यों आ रहे हैं यहां पर? इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आपको इन लोगों से सावधान तो रहना ही है, लेकिन इसके साथ साथ में आपसे हमारा ये अनुरोध है और अपील भी है कि ये वक्त जो है फिर से आया है जब आप भाईचारा अयोध्या दौरे के वक्त बसपा ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी, जो सतीश चंद्र मिश्रा के बयानों से साफ झलक रही है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, बसपा सत्ता में आएगी तभी राम मंदिर बनेगा। बसपा ने भाजपा पर लगाया राजनीति करने का आरोप। धीमी गति से हो रहा राम मंदिर का निर्माण। सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण उत्पीड़न का मुद्दा भी उठा दिया। 2017 के बाद से अब तक 400 ब्राह्मणों की हत्या का आरोप लगाया। कि ब्राह्मण समाज जो पिछले 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है, जिसमें उसकी हालत बद से बदतर कर दी गई है, उसके उत्थान की जरूरत हो गई है। सर्व समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है। दलितों की राजनीति करने वाली बसपा को अचानक क्यों एक बार फिर ब्राह्मणों की याद आने लगी, आइए वो बताते हैं। दरअसल यूपी में ब्राह्मण वोटर्स की तादाद करीब 10 से 11% है। कई जिलों में ब्राह्मण वोटर्स की तादाद करीब 20% है। पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, मेरठ ब्राह्मण बाहुल्य जिले हैं। इसी तरह बलरामपुर, बस्ती, संत कबीरनगर में भी 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया में भी 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। ठीक इसी तरह जौनपुर, अमेठी और चंदौली में भी 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। बात की जाए कानपुर और प्रयागराज की, तो यहाँ भी 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। सबसे पहले आपको बसपा का पुराना फॉर्मूला दिखा देते हैं, जिसके दम पर 2007 में बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जिसे बसपा की सोशल इंजीनियरिंग नाम दिया जाता है। उसमें 403 सीटों में से 86 पर बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे और बसपा ने 206 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ब्राह्मणों के समर्थन से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, जिसके बाद 7 ब्राह्मणों को मंत्री बनाया गया और सतीश चंद्र मिश्रा की रणनीति को बड़ी कामयाबी माना गया। बसपा एक बार फिर उसी रणनीति पर चल रही है जो 2007 में तैयार हुई थी। दरअसल एक बार फिर ब्राह्मण दलित गठजोड़ को साधने की कोशिश है। 23 जुलाई से 18 मंडलों में ब्राह्मण सम्मेलन का ऐलान हुआ है। अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है और 2007 में ब्राह्मण सम्मेलन से ही बसपा ने चुनावी शंखनाद किया था। भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने का भी वादा है और स्कूल अस्पताल भगवान परशुराम के नाम पर करने का वादा किया गया है।
वहीं 2007 में ब्राह्मणों ने कैसे बसपा की नैया पार लगाई थी, अब वो भी बताते हैं। दरअसल 2002 में बसपा के 4 ही ब्राह्मण विधायक थे, जो 2007 में बढ़कर 41 तक पहुंच गए। लेकिन बाद में मायावती ने फॉर्मूला बदला और 2012 में बसपा के ब्राह्मण विधायकों की संख्या 10 हुई और 2017 में घटकर 3 आ गई। एक एक कर कई नेताओं ने बसपा का दामन छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी ने ब्राह्मणों को नजरअंदाज कर दिया है। बसपा में अभी भी कुछ बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, जैसे सतीश चंद्र मिश्रा, नकुल दुबे, अनंत मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा, कुशल तिवारी। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि आखिर दलितों और यादवों और मुस्लिम मतदाताओं के दम पर सत्ता का ख्वाब देखने वाले ब्राह्मणों के हक हकूक की बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि बसपा ही अपने पुराने फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसकी जद में सपा, भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी है, जो ब्राह्मण हित का मुद्दा उठा रही है और सत्ता का ख्वाब सजा रही है। आगे आपको दिखाएंगे कि क्या है ब्राह्मण वोटर्स को साथ लाने के लिए सपा, भाजपा और कांग्रेस की रणनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब तक आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों दलित हितैषी होने का दावा करने वाली बसपा को एक बार फिर से ब्राह्मणों की चिंता सताने लगी है। लेकिन सिर्फ बसपा ही नहीं, यादव मुस्लिम गठजोड़ के दम पर यूपी में सत्ता का स्वाद चखने वाली सपा भी ब्राह्मण वोटर्स पर डोरे डाल रही है, क्योंकि सपा भी जानती है कि अपने सियासी सफर में जब उसने पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता का स्वाद चखा था, उस वक्त ब्राह्मण वोटर्स उसकी सबसे बड़ी ताकत बने थे। सबसे बड़ा झूठ। मायावती के ब्राह्मण कार्ड के बाद सपा के नेता भी अलर्ट हैं। उन्हें पता है कि अगर राज्य में सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक उनके पास हुए तो फिर सत्ता की चाबी उनके भी हाथ लग सकती है। क्योंकि 2007 के बाद एक मौका ऐसा भी आया जब ब्राह्मण साइकिल पर बैठे थे। तब सपा ने सरकार बनाई थी और ये साल था 2012 का। दरअसल 2012 में सपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। सपा के 21 ब्राह्मण विधायक जीते थे, जिसके बाद अभिषेक मिश्रा, पवन पांडे और मनोज पांडे समेत कई मंत्री बने। सपा सरकार में माता प्रसाद पांडे को विधानसभा स्पीकर बनाया गया और जनेश्वर मिश्रा के नाम पर पार्क बनवाया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर से यूपी की सत्ता में आने को आतुर है और 2022 के लिए सपा ने फिर से ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। 2022 के लिए जनेश्वर मिश्रा के नाम को भुनाने की कोशिश हो रही। हर जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा बनाने का वादा किया गया है और परशुराम के नाम पर एजुकेशनल रिसर्च सेंटर बनाने का भी वादा है। वहीं सपा सरकार में ही परशुराम जयंती पर छुट्टी घोषित हुई थी। यूपी विधानसभा चुनाव को 6 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में सपा अपने साथ ब्राह्मण नेताओं को भी जोड़ रही है और पिछली कैबिनेट में जिन्हें जगह दी गई थी उसमें से कई नेताओं को जिम्मेदारी बांटी गई है, जैसे अभिषेक मिश्रा, तेज नारायण पांडे, मनोज पांडे, माता प्रसाद पांडे, संतोष पांडे, ब्रह्मशंकर त्रिपाठी। जरूर सपा यादव और मुस्लिम गठजोड़ की बात करती हो, लेकिन सत्ता में आने के लिए सपा ने कभी ब्राह्मणों से परहेज नहीं किया और इसकी गवाही देते हैं पिछले 4 चुनावों के आंकड़े। 2002 में सपा के 10 ब्राह्मण विधायक जीते थे। 2007 में ब्राह्मण विधायकों की संख्या बढ़कर 11 हुई और 2012 में 21 ब्राह्मण विधायकों के दम पर ही सपा सरकार में आई। इसके बाद हालात बदले और 2017 में सपा से सिर्फ एक ही ब्राह्मण विधायक की जीत हो पाई। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि जब जब ब्राह्मण वोटर्स पार्टी की तरफ मुड़े तब तब पार्टी मजबूत नजर आई। और जब साल 2012 में सपा यूपी के सिंहासन पर बैठी थी, उस वक्त सबसे ज्यादा 21 ब्राह्मण विधायक सपा की झोली में ही थे। इस सियासी अंक गणित को आधार बनाकर एक बार फिर से सपा ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। बसपा के ब्राह्मण जोड़ो अभियान के आगाज ने न सिर्फ सपा को सतर्क नहीं किया बल्कि सत्तासीन भाजपा के कान भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा ब्राह्मण वोटर्स पर अपना पारंपरिक हक जताती रही है। ऐसे में चुनावी साल में वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और फिर भाजपा ने भी ब्राह्मण वोटर्स को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए अपनी रणनीति बना ली है। 2022 में एक एक वोट के लिए आर पार की जंग होने वाली है और भाजपा अपने पाले से एक भी मतदाता को कहीं और जाने देने को तैयार नहीं। ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने का मायावती ने बड़ा दांव चला तो भाजपा सावधान हो गई। बसपा के मुताबिक इस वक्त ब्राह्मण वोटर भाजपा के साथ हैं और उसकी कोशिश उन्हें वापस अपने साथ लाने की है। जाहिर है इसने भाजपा के खेमे में हलचल तेज कर दी है, लेकिन पार्टी के नेता बसपा प्रमुख के इस बयान को तवज्जो देने को तैयार नहीं। यह अलग बात है कि ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए भाजपा किसी स्तर पर कोई कोशिश खाली नहीं छोड़ रही। हम ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की, अगड़ा और पिछड़ा की, अनुसूचित वर्ग की, आदिवासी की, ये सब बातें हम लोग नहीं करते और इसके बल पर हम शून्य से शिखर पर हैं। दरअसल भाजपा का सियासी अंकगणित भी बताता है कि 2017 में भाजपा की सरकार बनने में बड़ा योगदान ब्राह्मण वोटर्स का भी रहा। दरअसल 2017 में सबसे ज्यादा 46 ब्राह्मण विधायक बने और 9 विधायकों को भाजपा ने मंत्री पद दिया। दिनेश शर्मा को तो डिप्टी सीएम बना दिया गया। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा, ब्रिजेश पाठक, उपेंद्र तिवारी मंत्री बने। नीलकंठ तिवारी और सतीश द्विवेदी को भी मंत्री पद दिया गया। भाजपा के लिए ब्राह्मण वोटर्स आखिर क्यों जरूरी हैं, आइए अब आपको ये बताते हैं। दरअसल 2002 में भाजपा के सिर्फ 8 ब्राह्मण विधायक ही जीते थे। 2007 में संख्या घटकर 3 हो गई और 2012 में 6 ब्राह्मण भाजपा के टिकट पर जीते। इसके बाद आया साल 2017। मोदी लहर और राम लहर में 46 भाजपा के ब्राह्मण विधायक चुने गए। भाजपा इस वक्त यूपी में सबसे बड़ी पार्टी है और कई ब्राह्मण नेता भी पार्टी के साथ खड़े हैं, जैसे दिनेश शर्मा अवध क्षेत्र में बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं और यूपी के डिप्टी सीएम हैं। महेश शर्मा पश्चिमी यूपी में ब्राह्मण चेहरा हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली सीट से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। अजय मिश्र टेनी केंद्र में राज्य मंत्री हैं, लखीमपुर खीरी से सांसद हैं, रुहेलखंड में बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। शिव प्रताप शुक्ला यूपी से ही राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्वांचल में बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से सांसद हैं, यूपी में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं और अवध इलाके में अच्छा ब्राह्मण चेहरा मानी जाती हैं। इसके अलावा जितिन प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हाल ही में भाजपा में शामिल हुए और रुहेलखंड में बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पहचान है। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा मथुरा से विधायक हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और ब्रज क्षेत्र में ब्राह्मण चेहरा है। हाल ही में हुए केंद्रीय कैबिनेट विस्तार के दौरान भी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति साफ नजर आई थी, जब पिछड़े और ब्राह्मण चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। यूपी विधानसभा चुनाव को 6 महीने से कम का वक्त बचा है। ऐसे में पार्टी किसी भी कीमत पर यूपी में हवा का रुख बदलने वाले ब्राह्मण वोटर्स को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दरअसल एक वक्त था जब ब्राह्मण पॉलिटिक्स कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन 1989 के बाद से यूपी में कांग्रेस का वनवास खत्म नहीं हो पाया है। वजह तो कहीं है, लेकिन उसमें से एक वजह ब्राह्मणों का कांग्रेस से दूरी बना लेना भी है और उसकी तस्दीक करती हैं रीता बहुगुणा और जितिन प्रसाद जैसे ब्राह्मण चेहरों का कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में जाना। लगातार कांग्रेस यूपी में रसातल में जा रही है।
उसकी कई वजहें हैं, जैसे संगठन का जर्जर हो जाना, तो वहीं जमीनी रणनीति शून्य होना। लेकिन इसकी एक खास वजह ब्राह्मण वोटर्स की कांग्रेस से दूरी भी है। कांग्रेस एक बार फिर से अपने पुराने दिन की वापसी करने को उत्सुक है। दरअसल करीब 3 दशक से कांग्रेस यूपी में हाशिए पर पड़ी है। इसकी वजह ब्राह्मण वोट बैंक का छिटकना ही माना जाता है। दरअसल ब्राह्मण को कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। यूपी में अब तक 8 बार ब्राह्मण सीएम बने और सभी कांग्रेस से थे। राम मंदिर आंदोलन तक ज्यादातर ब्राह्मण कांग्रेस के साथ रहे। एनडी तिवारी के बाद कांग्रेस का कोई सीएम यूपी में नहीं बन पाया। एक वक्त में कांग्रेस को यूपी में ब्राह्मणवादी पार्टी कहा जाता था, लेकिन एक एक कर कई बड़े नेता पार्टी से अलग हो गए। अब कुछ गिने चुने नाम और ब्राह्मण चेहरे ही कांग्रेस का हाथ थामकर चल रहे हैं, जैसे प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा और ललितेश पति त्रिपाठी। पिछले 4 विधानसभा चुनाव के नतीजे गवाही देते हैं कि कैसे ब्राह्मण वोटर्स कांग्रेस से दूर होते चले गए। 2002 में कांग्रेस का सिर्फ एक ब्राह्मण उम्मीदवार ही जीत पाया। 2007 में 2 विधायक ब्राह्मण चेहरे से थे और 2012 में कांग्रेस के ब्राह्मण विधायकों की संख्या 3 हुई। लेकिन 2017 आते आते कांग्रेस और ज्यादा गिरी और ब्राह्मण विधायक सिर्फ एक ही बचा। इतिहास गवाह है कि जिसके पास ब्राह्मण विधायकों की संख्या ज्यादा होगी, सत्ता में उसी की जगह होगी। पिछले बार के 3 चुनाव तो कम से कम यही कहानी बयां करते हैं। 2007 में बसपा की सरकार बनी। बसपा के पास उस वक्त 41 ब्राह्मण विधायक थे। 2012 में सपा की सरकार बनी। उस वक्त सपा के पास 21 ब्राह्मण विधायक थे और 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो पार्टी के साथ 46 ब्राह्मण विधायक थे। वहीं अगर वर्तमान में यूपी विधानसभा में ब्राह्मण विधायकों की बात की जाए तो 2017 के चुनाव हुए थे तो 56 ब्राह्मण विधायक चुने गए, जिसमें सबसे ज्यादा भाजपा के 46, सपा के 3, बसपा के 3, कांग्रेस का 1 और 3 अन्य दलों से चुने गए। यानी साफ है, जिस पार्टी के जितने ज्यादा ब्राह्मण विधायक होंगे वो पार्टी यूपी की सत्ता की उतनी ही ज्यादा प्रबल दावेदार होगी। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण पॉलिटिक्स जोरों से हो रही और हर दल खुद को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी बताता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ब्राह्मण वोटर्स किस दल के दावे पर भरोसा जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।